जैसे हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिस्ट आप बनना चाह रही हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम डेटा एनालिटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डेटा को एनालाइज करके आगे दे सकें। तो कंपनीज होती हैं, लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको डेटा रिक्वायर्ड होता है, और डेटा को जितना अच्छा आपको एनालाइज करना आता होगा, डेटा की समझ होगी आपको, जितना अच्छा उसका आप चार्ट बना के दे सकते हैं, अगले को समझा सकते हैं, अगले के लिए आप रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, उतनी आपकी वैल्यू होती है। ठीक है। जी। तो अब ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि हम डेटा बेस क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास देखें, एक्सेल में हो रहा था, नहीं हो रहा था सारा काम, हो रहा था ना भाई, डेटा स्टोर कर रहे थे नहीं कर रहे थे वहाँ पे। सर आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, आवाज़ अटक रही है, इंटरनेट का इशू होगा। मैंने आपसे ये पूछा कि एक्सेल के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे थे नहीं कर रहे थे। कर रहे थे। कर रहे थे ना। तो और वहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा रहे थे, वहाँ पे हम जो है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे थे, चार्ट भी बना रहे थे। बना रहे थे नहीं बना रहे थे, जी बिल्कुल। है ना। तो हम्म। वहाँ पे डेटा सर्च भी कर सकते हैं आप। हमने प्रैक्टिकल में वो किया नहीं, लेकिन कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं है, फाइंड और सर्च वाला जो काम होता है वो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, जी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो अब ज़रूरत क्या पड़ी हमें कि हम डेटाबेस सीखें और डेटाबेस क्यों बनाया गया। ठीक है। तो जब आपको ये बात समझ में आती है कि डेटाबेस क्यों बनाया गया, उसकी बेस क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो क्यों इन्वेंट हुआ, तो फिर हम्म। उसको समझना और उस पर काम करना आसान भी हो जाता है, और फिर आपको टारगेट क्लियर होता है। तो देखें, जैसे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, नई नई चीज़ें हमारे पास बनना शुरू हुई, एडवांसमेंट आती गई, तो फिर ये भी ख्याल आया कि भाई डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेटाबेस। डेटाबेस होना चाहिए ना। तो अब डेटाबेस को स्टोर करने के लिए डेटाबेस होना चाहिए, और उसके लिए क्या बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया कि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर भी बनने से पहले क्या बनते हैं, स्टैंडर्ड्स बनते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई हम अब डेटा को स्टोर करेंगे DBMS के तहत। अब DBMS क्या है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो ये बताया गया कि भाई एक सिस्टम है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है ना बेटा, जैसे आपने सुना होगा HTML है जिससे वेबसाइट्स बनती हैं, CSS से डिजाइनिंग होती है उससे। तो कोई भी चीज़ बनती है ना, तो पहले उसके स्टैंडर्ड्स बनते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये चीज़ होगी, ये कोड होगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। फिर उसको सॉफ्टवेयर की शक्ल दी जाती है, हार्डवेयर की शक्ल दी जाती है। ठीक है। तो पहले आपके पास स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाया जाएगा, एक सिस्टम के तहत डेटाबेस के ऊपर आप काम कर सकेंगे। फिर उसी के अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, और आपको कहा गया कि भाई जो सिस्टम होगा आपके पास वो होगा, उसका अगला वर्जन आया कि वो होगा RDBMS। ठीक है ना। तो RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी। जी आ, सर। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? जी सर। अच्छा देखें, अब ये क्या है, देखें दो माइनस के साइन अगर आप जी। लगा, दो माइनस के साइन अगर आप लगाते हैं, तो आप यहाँ पर इस विंडो के अंदर, SQL विंडो के अंदर, यहाँ न्यू क्यूरी से ली थी मैंने ये विंडो, इस विंडो के अंदर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। कमेंट का मतलब ये होता है कि, कमेंट का मतलब ये होता है कि ये SQL इसको समझेगा कि ये कमेंट है, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कोई कमांड नहीं है। ठीक है। तो ये कमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, डेटाबेसेस के अंदर होते हैं, कमेंट देने का तरीका है। तो हम कमेंट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम यहीं पर अपने नोट्स बना लें।
और हम सीख भी जाएंगे कमेंट्स, ठीक है ना। अब हम्म, आपके पास जो डेटाबेसेस हैं, मशहूर डेटाबेसेस जो हैं, वो कौन कौन से हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि भाई हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अपना डेटा स्टोर करेंगे किस तरीके से, डेटाबेस सिस्टम के तहत। और फिर उसकी एक एडवांस फॉर्म आई कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, आवाज़ आ रही है ना आपको। जी सर। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप नाम से चीज़ों को याद रखें, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि इस डेटाबेस में जो सिस्टम बनेगा, जो भी हम काम करेंगे, वो आपस में रिलेशन हम्म, के अंदर होगा। ठीक है ना, तो हम्म, आपस में हम ठीक है। रिलेशन देंगे। तो आपके पास डेटाबेस बनाया गया और एक सिस्टम बनाया गया। अब डेटाबेस क्या क्या है, देखें, माइक्रोसॉफ्ट का है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। हम्म, ऑरिकल वालों का है ऑरिकल, और ऑरिकल ने ही खरीद लिया है क्या, माई एसक्यूएल। और जो है आपके पास है मंगो डीबी करके एक डेटाबेस है। और अच्छा। आपके पास है एसक्यूएल लाइट भी होता है एक आपके पास, ठीक है ना, मोबाइल फोन्स में जो इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। हम्म, इस तरह से ही आपके पास कुछ डेटाबेसेस हैं, और भी कुछ डेटाबेसेस हैं। तो अब ये कुछ मशहूर डेटाबेसेस हैं जो यूज होते हैं एज अ डेटाबेस, ठीक है ना। तो हम्म, हमारे पास क्या है कि हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, एक और है माइक्रोसॉफ्ट का है, एमएस ऑफिस के साथ इंस्टॉल हो जाता है, एमएस एक्सेस, ठीक है ना। हम्म, तो ये सब डेटाबेसेस बनाए गए, और इनके ऊपर अब करंटली काम हो रहा है। तो इनकी ज़रूरत क्यों बनाई गई, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आपका जो डेटा है, हम्म, डेटा क्या हो, सेफ हो, ठीक है, हम्म, सिक्योर हो, ठीक है। और मैन्यू मैन्यूपुलेट मैन्यूपुलेट करना आसान हो। मैन्यूपुलेट की स्पेलिंग अगर सही ना हो तो आप बताएं। मैनिपुलेट इजी हो जाए। मैनिपुलेट का क्या मतलब होता है, देखिए, मैनिपुलेट का यहाँ पे जो मतलब है ना, मैनिपुलेट का जो यहाँ मतलब है वो ये मतलब है कि आपके पास रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड यानी कि कोई भी डेटा ऐड करना आसान हो। हम्म, डिलीट रिकॉर्ड, कोई भी डेटा डिलीट करना आसान हो। और अपडेट रिकॉर्ड, कोई भी डेटा को अपडेट करना आपके पास क्या हो, हाँ आसान वो। हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास इजीली हो जाएं, तो उसके लिए हमने डेटाबेस बनाया गया। और और क्या आसान हो, एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, सर्च रिकॉर्ड। तो डेटाबेस का क्या फ़ायदा है कि सर्चिंग आसान है, लाखों करोड़ों भी अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, तो उसके अंदर अपने मतलब का रिकॉर्ड सर्च करना आपके लिए आसान है और फास्ट है, ठीक है। हम्म, रिकॉर्ड नया इंसर्ट करना भी आसान है, अपडेट करना भी आसान है, डिलीट करना भी आसान है, ठीक है। डेटा क्या है, सेफ है। सेफ का मतलब है महफूज है। सिक्योर का भी यही मतलब है कि देखें, दो चीज़ें हैं, सेफ एंड सिक्योर में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क ये है कि एक तो ये कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है और उसका बैकअप भी आपने लिया हुआ है, तो उसका मतलब ये कि वो सेफ है। यानी कि खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है और पेपर्स की फॉर्म में डेटा होता है, तो वो सारा का सारा जल जाता है, और हम्म, उसको आगे पीछे करना भी आसान है, वो गुम होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम्म, कंप्यूटर के अंदर डेटा क्या है, सेफ है। सिक्योर का मतलब क्या है, सिक्योर का मतलब ये है कि कोई भी उसको चोरी करना उस किसी के लिए आसान नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई लेके भाग जाए। तो हम्म, ये तमाम चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा है। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत काम का बन जाता है, वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, बताएं। डिस्ट्रीब्यूट जो इंग्लिश का हमारा वर्ड है, उसका मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूट करना।
हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करना ना, हम यानी बांटना। क्या करना? उर्दू में क्या है? बांटना, है ना? बांटना। हाँ जी। जी। तो देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? देखें, फाइल को मैं सेव जी। कर लेता हूँ। ऐसा ना हो लाइट वाइट चले जाए, आज लाइट गई थी वैसे भी। तो सेव करता हूँ मैं इसको एफ ड्राइव में, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है ना? तो हम ये जी। कह रहे थे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या उर्दू में मतलब है बांटना। और यहाँ हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद क्या है कि डेटाबेस आपके पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि एक डेटाबेस है, वो आप भी यूज़ कर रहे हो और वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वो कोई तीसरा भी यूज़ कर रहा है, वो कोई चौथा भी यूज़ कर रहा है। बात समझ रही है मेरी? डेटाबेस क्या है? एक है, और उसको जी। मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते कर हैं। सकते हैं। देखें, इसी वजह से जब आप एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं तो वो आपसे पूछता है कनेक्ट। क्या पूछता है? कनेक्ट। कनेक्ट। तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट वहां पर पीसी आ रहा होता है, वो आपका अपना ही पीसी आ रहा होता है। ठीक है। बट हम्म। ऑफिसेज वगैरह के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई लोकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर के जो सिर्फ सिस्टम्स पे चल रहा है, इंटरनेट का नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि एक ही डेटाबेस होता है, वो जो किसी सर्वर पे होता है। ठीक है ना? और आपका कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो आपको यहाँ पे जब आप एसक्यूएल सर्वर वहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लोकल सिस्टम नहीं देना होता, आपको उस रिमोट सिस्टम का लिंक देना होता है, लोकेशन देनी होती है, तो वो उससे कनेक्ट होता है। हम्म। बात समझ रही हैं? जी। तो इसलिए ना, एक जो सबसे बड़ी खासियत है डेटाबेस की वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी एक डेटाबेस है, उसको मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कनेक्टिविटी के थ्रू। समझ रहे हैं बात? तो उसका फायदा जी। क्या है? उसका फायदा ये है कि देखें, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई बिलिंग का काम हो रहा है, तो एक ही जगह तमाम लोग उसकी एंट्री करेंगे। और लेट से आपने कोई चीज़ अपडेट करी है, तो वो मेरे पास भी नज़र आ रही होगी। मैंने कोई चीज़ ऐड करी है, तो वो आपके पास भी नज़र आ रही आ रही होगी। होगी। तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये इस वजह से डेटाबेस बने, इस डेटा वजह से डेटाबेस के ऊपर हम काम करते हैं, और इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। और ये बैकबोन होती है किसी भी कंपनी की। ठीक है ना? बैकबोन क्यों होता है डेटाबेस? क्योंकि सारा डेटा इसमें स्टोर होता है। तो कंपनीज बाकायदा डेटाबेस के लिए डेटाबेस के लोग रखती हैं, ताकि जो है ना वो डेटाबेस को के ऊपर काम कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें, उसका बैकअप ले सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकें। कोई नई क्यूरी, कोई नया तरीके से डेटा देखना हो तो क्यूरीज के ज़रिए डेटा वो आपको प्रेजेंट कर सके। तो हमने इसमें जो सीखना है ना, वो सीखना है एसक्यूएल। सही है ना? एसक्यूएल का मतलब यह है, एसक्यूएल का मतलब क्या है? एसक्यूएल का मतलब है आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है ना? तो हमने क्या सीखना है? हम्म। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सीखना है, और इस लैंग्वेज के तहत हमने अपने डेटाबेस से काम करवाना है। और जो है ना, जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम इसके ज़रिए करवा सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके पास यहाँ पे मैनुअली हो सकती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हो सकती हैं जो आप डिज़ाइन व्यू के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हमने कोडिंग सीखनी है, हमने क्यूरी लैंग्वेज सीखनी है, ताकि हमें आगे काम करने में और कोई चेंजेस करने में आसानी हो। ठीक है। अब आप अगर यहाँ जी। पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये डेटाबेसेस बने हुए हैं। इसके प्लस पे अगर क्लिक करें तो देखें ये डेटाबेसेस आ गए। ठीक है। अब आप देखें कि डेटाबेस का जो सिंबल है ना, वो भी एक कंटेनर की तरह है। ठीक है। तो बेसिकली डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर। डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर वेयर यू कैन
स्टोर डेटा। contain store data in tables in form of tables। ठीक है ना। तो ये आपकी एक जेनरिक सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो एक कंटेनर की तरह होता है, देखिए तो इसका सिंबल भी क्या है, कंटेनर की तरह है। ठीक है। जी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको डेटाबेस बनाना है, अपना काम करने के लिए अपना कंटेनर बनाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ठीक है ना। ये सवाल है, जवाब इसका ये है क्रिएट, लिखेंगे आप डेटाबेस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, डेटाबेस नेम। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली अगर करेंगे आप तो किस तरह करेंगे, आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, अब लेट्स से के साइमा अंडरस्कोर टीवी। ठीक है ना। तो आपने ये एक कमांड लिखी, अब इसको चलाना है तो इसको सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है। और F5 प्रेस करूंगा या फिर एग्जीक्यूट। F5 प्रेस करता हूं तो देखें ये आपके पास कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है ना। इट जी। मीन्स कि आपका डेटाबेस बन गया। अगर आप यहाँ पे जाके देखें, ये जो डेटाबेस आ रहे हैं इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे दोबारा जाके देखूँ तो देखें ये आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है। ये सिस्टम डेटाबेसेस हैं, ये डिफ़ॉल्ट होते हैं मास्टर मॉडल MSDB। अच्छा। अब आप देखें कि आपने डेटाबेस तो अपना बना लिया, लेकिन करंटली आप अपने डेटाबेस के अंदर नहीं हैं। करंटली आप किस डेटाबेस में हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मास्टर। ये क्या लिखा हुआ है, मास्टर। मास्टर लिखा हुआ है। ठीक है। तो करंटली मास्टर में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मजीद डेटाबेस में काम करने के लिए आपको अपने डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसका सवाल क्या है, उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। आपने भी देखें बिल्कुल इसी तरह से काम करना है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा क्वेश्चन आंसर, ये आपके लिए लिख रहा हूँ। ऊपर भी सारी चीज़ें आपने कमेंट्स में लिखनी है जो मैंने लिखी हैं। हाउ टू गेट इनटू डेटाबेस। ठीक है ना। डेटाबेस के अंदर कैसे जाएंगे, तो उसकी कमांड है यूज डेटाबेस नेम। और हमारे केस के अंदर हम लिखेंगे यूज साइमा अंडरस्कोर DB। तो ड्रॉप डाउन में आ जाए तो वहां से सिलेक्ट करना बेटर रहता है। F5। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, साइमा DB हो गया। वैसे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो डेटाबेस चाह रहे हैं, बट हमने चूंकि SQL सीखना है तो हम उसको क्यूरीज के अंदर ही काम करेंगे, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। अब अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट ये है कि आपने इसके अंदर बनाना है क्या, इसके अंदर बनाना है टेबल। टेबल क्यों बनाना है, ताकि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकें। तो टेबल के लिए आप क्या लिखते हो, आप यहाँ लिखोगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आप यहाँ पे देते हो फील्ड्स और यहाँ पे आप देते हो डेटा टाइप। ठीक है ना। तो इससे आपके पास क्या बनता है, टेबल बनता है। अब डेटा टाइप्स क्या होती हैं, पहले हम डेटा टाइप्स देख लेते हैं क्या होती हैं। देखें डेटा टाइप्स का मतलब ये कि डेटा किस किस तरह का हो सकता है ना। जी। डेटा किस किस तरह का हो हो सकता है। सकता है, किस किस तरह का हो सकता है बताओ। टेबल्स की फॉर्म में हो सकता है हम्म, और कि ग्राफ्स की फॉर्म में हो ना सकता ना 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 ना, डेटा की टाइप बताओ, डेटा की टाइप क्या क्या हो सकती है, किस्म। है। नंबर्स की फॉर्म में। नंबर्स की फॉर्म में,
अल्फाबेट्स की फॉर्म में, और वर्ड्स की फॉर्म में, कोई पैराग्राफ की फॉर्म में। नहीं, नंबर्स की फॉर्म में और। अल्फाबेट्स की फॉर्म में, जी, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में और। पैराग्राफ की फॉर्म में, पैराग्राफ वही हो गया ना, अल्फ़ाबेट ही हो गया ना बेटा। और सिंबल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म नहीं, में? उसको सिंबल्स हाँ, नहीं, वो सिंबल्स उसको की तो फॉर्म में भी हो सकता है, हो सकता है सिंबल्स की फॉर्म में। तो देखिए डेटा की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। नंबर आपने सही बताया, अल्फ़ाबेट्स आपने सही बताया, टेक्स्ट है, और टेक्स्ट न्यूमेरिक एक साथ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कह सकते हैं उसको आप। इसी तरह नंबर्स के अंदर भी फिर मज़ीद चीज़ें हैं, डेसिमल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डेटा और क्या हो सकता है, डेटा डेट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो जो ठीक डेट है। है, आपकी तारीख है, उस फॉर्म के अंदर आपके पास डेटा हो सकता है। तो इस तरह की ना डेटा की टाइप्स होती हैं। तो जब आप टेबल बनाते हैं तो आपको उसको कॉलम नेम देना होता है। उस कॉलम नेम के साथ आपको कॉलम नेम के साथ क्या बताना होता है, क्या कॉलम नेम के साथ आपको उसकी डेटा की टाइप भी बतानी होती है, और ठीक है ना। ठीक है। तो हमने भी यही काम करना है, तो हम सिंपल सा टेबल बनाते हैं। लेट्स से कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम लेट्स से दे रहे हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे दे रहे हैं, पहले कॉलम का नाम दे रहे हैं आईडी, और इसकी डेटा टाइप रख रहे हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब है कि न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा इंटीजर, तो ये जी। इंटीजर वाली हो गई। फिर दे रहे हैं नेम। नेम में चूंकि आपके पास नाम आएंगे, करेक्टर्स आएंगे, तो आपको बताना पड़ेगी डेटा टाइप है वर्ड चार, यानी करेक्टर्स आएंगे। और यहाँ पे आपको उसकी लिमिट भी बतानी पड़ेगी। 100 का मतलब ये कि 100 करेक्टर्स मैक्सिमम आ सकते हैं। और फिर आप दे रहे हैं ईमेल, और ईमेल में भी आप दे रहे हैं वर्ड चार, और ये भी आप दे रहे हैं 100, ठीक है ना। इसको हम क्रिएट ठीक करते हैं तो देखें ये हमारे पास एक अदद टेबल क्रिएट हो गया। और ये टेबल अगर आपने देखना है तो आप इसको रिफ्रेश करें, यहाँ से भी आपको नजर आएगा डेटाबेसेस। सही है ना, ये आ रहा। ठीक है, अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि आप इसके अंदर जो है वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, और जो है आप वैल्यूज को भी चेक करते हैं। तो एक बड़ी बेसिक सी हमारी क्यूरी है। अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं तो आप करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आप करते हैं तो देखें आपके पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब चूंकि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है टेबल के अंदर, तो सिर्फ क्या दिखा रहा है, फील्ड के नाम दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? आईडी नहीं मांगना। ठीक है ना, आईडी, नेम और ईमेल। अब इसमें कोई जी। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे तो वो भी दिखाएगा। आप जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, उसकी क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू लिखते हैं आप, फिर टेबल का नाम लिखते हैं, फिर जो कॉलम्स में आपको डेटा इंसर्ट करना होता है, लेट से अभी हमें सारे ही कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना है, नेम ईमेल, नेम और ईमेल है, ठीक है। और फिर वैल्यूज लिखते हैं, और फिर जो वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। लेट से कि आईडी हमें करनी है 1, न्यूमेरिक को आप बगैर सिंगल कोड के देते हैं, और करेक्टर्स को आप सिंगल कोड में देते हैं, और ऐसे आप करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मुझे मज़ीद कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने, अच्छा ये मैं चला के देख लेता हूँ, देखें एक रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे मज़ीद कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टू, ठीक है ना। ये इंसर्ट करूँगा, चेक करूँगा, ठीक है ये, ठीक है। तो इसी तरह से जी। आपने ये काम करना है सारा जो अभी मैंने करा है, ये सब कुछ लिखना भी है। और एक थोड़ा सा आपने काम ये कर लेना है कि व्हाट, यानी कि व्हाट इज डेटाबेस, ये आपने सर्च करना है गूगल पे, और नोट्स बनाने हैं इसकी डेफिनेशन के,
और इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप्स, ठीक है, ये भी सर्च करना है। और कितनी किस्म की डेटा टाइप्स हैं, क्या क्या हैं, उनके बारे में भी देखना है। और एक असाइनमेंट 1 पेज का 1.5 पेज का बना के मुझे सेंड करना है। और क्या करना है उसके साथ, ये करना है कि ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, आपने तकरीबन 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, जिसमें मुख्तलिफ नाम आएंगे, आईडीज इसी तरह चलेंगी 1 से लेके 10 तक, और ईमेल एड्रेस भी डिफरेंट होंगे, और फिर आपने उनको सर्च करके चेक करना है, ठीक है। ये सारे काम आप जी कर सर। लेंगी। और एसक्यूएल की फाइल भी सेव कर लीजिएगा। तो आप मुझे ठीक है। ईमेल भी कर दीजिएगा, फिर अगली क्लास में बेटा हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं, ठीक है। जी सर। इसमें कोई इशू? नहीं, अभी चले, तो नहीं है। चलो ठीक है, इसको करो आप, कोई मसला हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।